Hello everyone. So let's start our new lesson, that is RCEM approach. तो आज हम पढ़ेंगे कि RCEM अप्रोच में हम किस तरह से जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज हम अप्रोच के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में ये बताएंगे आपको कि RCEM अप्रोच में वो कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो RCM अप्रोच जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक इंसान ने नहीं बनाई है। तो ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर में जो है कॉलेज है, रीजनल कॉलेज, तो उनमें कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर ये अप्रोच जो है वो डेवलप की है। और इसको जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये अप्रोच जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है रादर देन टर्मिनल बिहेवियर। तो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, तो ये एक तरीके की टेक्सोनॉमी है, ठीक है। हम समझते हैं कि ब्लूम्स, बीएस ब्लूम्स जो आपने अर्लियर पढ़ा होगा बीएड में, बहुत ज़्यादा, मैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे नहीं जाऊँगी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी जो है वो कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पे जो है वो काम करती है। तो यहाँ पे जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी एजुकेशन प्रोसेस है उस पूरे को लेकर चलती है, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को मॉडिफाई कर दिया इनटू 6 टर्म्स जो थी, उसको 4 टर्म्स में कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। और उन्होंने जो है अपनी इस पूरी RCM अप्रोच को 3 कैटेगरीज में रखा। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जो आपकी इनपुट रहता है, जब हमने मेंटल एबिलिटीज़ बच्चों में डालनी होती हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 4 एबिलिटीज़ हैं इनकी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी, इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो 17 मेंटल एबिलिटीज़ को जो है वो कंप्रीहेंशन जो है वो उसमें डाला गया है, चेंजेस जो हैं वो डाली गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेंटल प्रोसेस ऑफ RCEM अप्रोच। यहाँ मैंने साथ ही साथ जो है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिन बच्चों को थोड़ा इंग्लिश में मुश्किल रहती है। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्यों की संरचना। अपेक्षा करना मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हो। तो यहाँ पर ना जो आपकी 4 इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए गए हैं। जैसे आपका पहला आता है नॉलेज। हम क्या नॉलेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पर जो है वो नॉलेज है। नॉलेज में आ जाता है फटाफट इसको नॉलेज को जो है वो 2 कैटेगरीज में आगे 2 मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो रखी गई हैं इसमें, जो कि है रिकॉल और रिकग्नाइज। आप यहाँ ध्यान देंगे ये एक्शन वर्ड्स है। क्रिया क्या होती है कि हम शुरू कैसे करेंगे? ऊपर लिखा हुआ है द प्यूपल विल बी एबल टू, तो प्यूपल विल बी एबल टू रिकॉल एंड पीपल विल बी एबल टू रिकग्नाइज। तो 1.1 है रिकॉल करना। अब ये रिकॉल करना आता क्या है? रिकॉल करना होता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तब आपने जो है उसको याद करना है। जैसे आप कोई डेट्स हैं, है ना, आप कोई प्लेस है उसको रिकॉल करते हो, एकदम से याद करते हो। आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको रिकॉल करना। प्रत्यास्परण होता है कि जब हम किसी चीज़ को एकदम से याद करते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो जब भी आप रिकॉल से रिलेटेड, जब आप एबिलिटी कैसे लिखेंगे आप? EBOs। आपको पता है कि इनपुट में जो है वो क्या आता है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर। आउटकम्स पहले बोला जाता था, अब उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखोगे 1.1 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे द पीपल विल बी एबल टू रिकॉल अब व्हाट डेट ऑफ समथिंग, या जो भी आप लेसन रीड कर रहे हो उससे रिलेटेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है 1.2, दैट इज़ रिकग्नाइजेशन या रिकग्नाइज करना, ठीक है, या पहचानना। तो हम यहाँ पर 1.2 में क्या बोल रहे हैं? 1.2 में हम कर रहे हैं कि कोई भी किसी चीज़ को पहचानेगा। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस फ्रेम करोगे वो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद आंसर्स। तो या तो आप मैच दी कॉलम दे रहे हो, उसमें बच्चा जो है वो रिकग्नाइज करता है, पहचानता है किसी चीज़ को। तो कैटेगरीज में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो, तब आप यहाँ पर जो है इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। और हमने
पूरे लेसन प्लान में 5 EBOs जो है वो कंपल्सरी है लिखना। यहाँ पर किसी एक एबिलिटी से आप हर एबिलिटी से एक एक लेंगे, ये कंपल्सरी है, आपको हर एबिलिटी से एक एक लेना है और किसी एक एबिलिटी से आप 2 भी ले सकते हो। सेकेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, बोधात्मक सक्षम, कि आप जो है वो अंडरस्टैंड प्रॉपरली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जब आपने एक बार नॉलेज दे दिया, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, वो अंडरस्टैंड करेंगे उस नॉलेज को। तो यहाँ पे आप देखोगे 2.1 क्या है, द पीपल विल बी एबल टू क्या, 2.1 सी रिलेशनशिप, संबंध दिखाना। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या वो कर रहा है, सी रिलेशनशिप। उसके बाद है 2.2 साइट एग्जाम्पल, द लर्नर विल एबल टू साइट एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। तो आप ऐसे करके लिखोगे। फिर उसके बाद 2.3 आ गया डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप डिफ्रेंशिएशन, व्हाट इज़ द पीपल विल एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। उसके बाद है 2.4 क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना। तो क्लासीफाई में ऐसा आ जाता है, द लर्नर विल बी एबल टू क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल। क्लासीफाई मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करना होता है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे बनकर आता है। जो आप EBO ले रहे हो वही आप जो है वो RLO भी बनाओगे। उसके बाद है इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना क्या होता है, अर्थ स्पष्ट करना, किसी चीज़ का मीनिंग बताना। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग भी ऐसी होगी 2.5। अगर आपके लेसन में ऐसा कोई है न्यू वर्ड है जिसको आपको द लर्नर विल एबल टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ ईल्ड, और जो भी आपके ईल्ड क्या होती है, ईल्ड होती है एरिया होता है। तो ऐसे करके आप जो भी न्यू टर्म्स हैं उनके बारे में ऐसे करके जो है वो EBO जो है वो फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद 2.6 है वेरीफाई। 2.6 वेरीफाई। वेरीफाई क्या होता है, जांच करना। जब हम किसी चीज़ की जांच करते हैं तो हम डाटा की भी जांच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग का लास्ट है 2.7, दैट इज जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण करना। सामान्यकरण करना क्या होता है कि आप जर्नलाइज कर रहे हो सारी चीज़ों को। ठीक है, द लर्नर विल एबल टू जर्नलाइज अबाउट द टॉपिक, जो भी गुड्स हैं या कुछ भी है उसके बारे में आप क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हो। द थर्ड पार्ट इज एप्लीकेशन पार्ट। अब जो उन्होंने नॉलेज लिया, बच्चों को जो नॉलेज दिया, पहले हमने रिकॉल या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसके बाद आया अंडरस्टैंड। बच्चा उस टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसको क्या वो अप्लाई कर भी पा रहा है, क्या वो कर पा रहा है। तो फर्स्ट इसमें क्या है 3.1, दैट इज़ रीज़न आउट, कारण पता लगाना किसी चीज़ का। तो कारण तो बच्चा पता लगाएगा ना, अगर कोई चीज़ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल द लर्नर विल एबल टू रीज़न आउट अबाउट द वाटर पोल्यूशन, 3 मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ऐसा आपका आ जाएगा। तो आप EBO बना सकते हो, द लर्नर विल एबल टू रीज़न आउट अबाउट द वाटर पोल्यूशन। और वैसे ही आप जो है वो क्वेश्चन भी बाद में फ्रेम कर सकते हैं, गिव 2 रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द गिवन मेथड्स। जो भी आप जैसा भी देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर 2.3 है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, है ना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना फार्मुलेट करना कि क्या ये जो मैं सोच रही हूँ क्या वो जाके आगे जाके ऐसा फॉर्मुलेट आप हाइपोथेसिस अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम बहुत बार बोलते हैं कि अगर हमने आज भी जो है वो प्लास्टिक को या पॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो ये रहता है। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, स्थापित कर लेना, परिकल्पना स्थापित करना। पहला था परिकल्पना निर्माण करना, फिर है परिकल्पना स्थापित करना। ठीक है, एस्टैब्लिश हो गए वो हाइपोथेसिस, यानी कि वो प्रूफ हो गए हाइपोथेसिस कि अगर जो है वो अर्ली एज में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और उसके बाद पोल्यूशन ने अपना काम किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम जो है वो परिकल्पना जो है वो स्थापित हो गई है। जो आपने सोचा था, बहुत सारे लोगों ने पहले सोचा था, वो पूरा हो गया है। उसके बाद 3.4 है इन्फर करना, निष्कर्ष निकालना। तो हम तभी लेते हैं जब हमारे पास कोई डाटा हो, जैसे स्टैट से रिलेटेड डाटा हो गया, कोई हमारा और कोई डाटा हो गया तो वहाँ पर हम लेते हैं। उसके बाद 3.5 है प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। द लर्नर विल एबल टू प्रेडिक्ट दैट
कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्ट अबाउट द लैंडस्लाइड्स, है ना, if soil go loses it would be long lasting landslides on the mountains। तो यहाँ पे कोई भी आप भविष्यवाणी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका वो है उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप पूरा करने के लिए बच्चा जो है वो प्रेडिक्शन दे सकता है कि अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया 7 पॉइंट रिक्टर स्केल का, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे इतना नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो प्रिडिक्ट करेगा इस चीज़ के बारे में, या भविष्यवाणी कर सकता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ एबिलिटी है क्रिएटिविटी। तो बच्चों में आप कुछ कर रहे हो तो बच्चे जो है वो क्रिएटिव भी होने चाहिए। तो यहाँ पे आ गया द पीपल विल एबल टू एनालाइज, विश्लेषण करना, सिंथेसाइज संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एनालिसिस की। एनालिसिस हम तभी यूज़ करते हैं जब जो आपने जैसा पढ़ा हो वो वैसे ही एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है ना, आप उसमें अपने से चीज़ें जोड़ के नहीं बोलोगे। टीचर ने अगर पॉइंट टू पॉइंट 4 पॉइंट्स बताया, सेम टू सेम 4 पॉइंट्स ही बच्चा एक्सप्लेन करेगा, तो वहाँ पे हो गया हमारा एनालिसिस करना। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा, वो बोलते हैं कि हम न्यूज़ का विश्लेषण करने जा रहे हैं। विश्लेषण क्या होता है कि जो उनको डाटा आया होता है वो एज इट इज़ ही उस डाटे को जो है वो एनालिसिस कर देते हैं। संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण होता है जब आपने देखा होगा कि ग्रुप टॉक्स होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तब होता है संश्लेषण, क्योंकि तब वो अपनी मर्जी से कुछ भी बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस हुआ अगर कहीं पे कोई हैज़ार्ड आ गया है या कोई न्यूज़ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है तो उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है, और जब बच्चे अपनी आप से चीज़ें जोड़ के करते हैं तो उसको जो है वो संश्लेषण कहा जाता है, यानी कि सिंथेसाइज कहा जाता है। तो आपने ऐसा ही एलिमेंट लेना है जहाँ पर जो है वो चीज़ें बच्चा जो है वो एनालिसिस करके 4.1 द लर्नर विल बी एबल टू एनालाइज, 4.2 द लर्नर विल एबल टू सिंथेसाइज अबाउट द दिस एंड दिस, एंड 4.3 आ गया इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना क्या हुआ कि हम जो है वो कोई क्वेश्चंस को निकाला और उसकी वजह से कुछ स्टैट का क्वेश्चन उसको निकाला या कुछ भी चीज़ करके उसकी इवैल्यूएशन देंगे कि भाई इसका ये प्रोडक्ट आया या ये इस डाटा से ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो नॉलेज के अंदर 2 हैं मेंटल एबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है वो 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशन के अंदर 5 मेंटल एबिलिटीज़ हैं और क्रिएटिविटी के अंदर 3 मेंटल एबिलिटीज़ हैं। टोटल है 17 मेंटल एबिलिटीज़, और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक इंडियन वर्जन है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये एक इंडियन वर्जन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। तो ये जो RCM अप्रोच है ये 2 बेस्ड अप्रोच है, 2 वे बेस्ड अप्रोच है, जिसमें आ जाता है टीचर एंड स्टूडेंट दो बोथ सेंटर्ड अप्रोच है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस लेसन। थैंक यू सो मच।